हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। तो हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की चल रही है और पॉलिटी का ही एक नया चैप्टर हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपको हेल्प करेगा। और एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसके क्षेत्र। और इसी में हम पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, यानी कि कौन कौन से स्टेट्स का जो निर्माण कब कब होता है और किस सिचुएशन में होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। और संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र में हम देखेंगे कि भारत राज्यों का संघ है और इसका जिक्र कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया है, कौन से भाग में किया गया है। तो कल ही के क्लास में हमने देखा था, भाग हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि भाग 1 जो है वो राज्यों के संघ से संबंधित होगा। इसी में राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम में परिवर्तन, सारी चीज़ों का जिक्र है। तो भाग 1 यानी कि पार्ट 1 जो है वो कौन कौन से अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। और 1 से 4 के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, ये तो संविधान के अनुच्छेद जो है और ये भाग 1 में आता है और अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत। सबसे पहले अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे राज्यों के समूह को ना कह के क्या कहा गया, राज्यों का संघ। इसका मतलब कि राज्य जो है भारत का अभिन्न अंग है जो उससे विभाजित नहीं हो सकता, भारत से अलग नहीं हो सकता। बस प्रशासनिक कार्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रशासन, वहाँ शासन संबंधित कार्य के कारण उसको बांटा गया है, नहीं तो सभी एक है, सभी राज्य एक हैं। तो इस वजह से कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का समूह है। ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश भी कर सकते हैं और उसकी स्थापना भी कर सकते हैं। ठीक है। और जो तीसरा अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन। तो जो भारतीय संघ है, भारत में जो है, तो नए राज्यों का निर्माण जो है कर सकते हैं और जो राज्यों के नाम हैं उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। 3 कंडीशन होते हैं। हम क्या करते हैं, कभी कभी हमने देखा कि जैसे आपका है आंध्र प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो कोई एक बड़ा राज्य है तो उसको 2 राज्य बना सकते हैं, या फिर 2 राज्य हैं तो अगर वो दोनों राज्य चाहते हैं कि हम एक हो जाए, तो ये सारे अधिकार जो होते हैं वो संसद के पास होते हैं। तो 2 राज्य को एक किया जा सकता है, या फिर एक राज्य को 2 राज्य या उससे ज़्यादा राज्यों में विभक्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से नए राज्यों का निर्माण हो सकता है और फिर राज्यों के नाम में परिवर्तन हो सकता है। जैसे बम्बई का नाम अभी मुंबई है, तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और नामों में परिवर्तन का अधिकार जो है, अगर राज्यों का निर्माण हो रहा है, उसके नाम को हम चेंज कर रहे हैं, जैसे मद्रास का नाम चेंज हुआ, मैसूर का नाम चेंज हुआ, तो सारी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 तो बोल दिया कि नए राज्यों का स्थापना या उसके नाम में परिवर्तन। और चौथा अनुच्छेद क्या बोलता है कि ये सारी चीज़ें, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है, उनके नाम में परिवर्तन हो रहा है, नए राज्यों की स्थापना हो रही है, तो इन सारी चीज़ों का जो अधिकार है वो संसद के पास होगा। तो यही जो है हमारा अनुच्छेद 4 कहता है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा। 2 क्या कहता है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। तीसरा जो है वो कहता है भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन। और राज्य का निर्माण 3 तरीके से, या एक राज्य को 2 राज्य में विभाजित कर दिया जा सकता है, या 2 या उससे अधिक राज्यों को मिला के एक राज्य बना दिया जा सकता है, या उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। सारी चीज़ें अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है। उसके बाद अनुच्छेद 4 बोला ये कि सारी चीज़ें, राज्य के निर्माण से संबंधित सारी चीज़ों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। अब देखते हैं, हमने देखा कि जो भारत आज़ादी के समय ब्रिटिश शासन के अधीन थी,
उसके बाद बहुत सारी देशी रियासतें थी। तो क्या कहा गया कि जो जो राज्य है ना उनमें देशी रियासतों को मिला दिया जाए। देशी रियासतें मतलब वैसे क्षेत्र जहाँ पे क्या होता था, राजा का शासन होता था। तो छोटे छोटे कई सारे प्रांत थे। तो सारे प्रांतों के इतने छोटे छोटे प्रांत में सारी चीज़ें विभक्त रहेंगी तो हमेशा हस्तक्षेप होता रहेगा। सब एक दूसरे के प्रति मतलब रहेंगे कि हम उस क्षेत्र को अपने में मिला लें, उस क्षेत्र को अपने में मिला लें। तो एक देश के अंदर ही युद्ध की भावना रहेगी कि आक्रमण करके मिला लें। तो ये सारी चीज़ें जैसा कि हम पहले जानते हैं, और हमेशा युद्ध होते रहते थे। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए कुछ राज्यों का निर्माण पहले ही हुआ था और धीरे धीरे क्या किया गया, सारी देशी रियासतों को मिलाना शुरू कर दिया गया। आज़ादी के बाद देशी रियासतों को मिलाने का काम सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो इसमें दो चीज़ें, जो देशी रियासतों की संख्या जो थी 352 थी। तो लक्ष्मी कांत जो बुक है तो उनका जो लेटेस्ट एडिशन है तो उसमें दिया गया है कि टोटल जो है देशी रियासतें जो थी 552 थी, ठीक है। लेकिन कहीं गूगल में अगर आप देखते हैं तो वो दिया हुआ रहता है कि 565 देशी रियासतें थी। तो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से हमें नहीं लगता कि दोनों एग्जाम्पल्स दिए हुए रहेंगे, या तो ये होगा या तो ये। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं, क्योंकि दो डेटा है तो ये क्लियरिटी नहीं है कि एक्चुअल में 565 देशी रियासत थे या 552। तो 552 देशी रियासत, तो अगर आप और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं तो मैक्सिमम डेटा जो चीज़ है आप उस चीज़ को माने। तो इन देशी रियासतों मान के चलिए अगर 565 भी रह रहा है या 552, तो 565 रह रहा है तो 562 देशी रियासत तो मिल जाते हैं भारत में। अगर यहाँ देखा जाए, अगर 552 लेके चलते हैं तो 549 देशी रियासत भारत में मिल जाते हैं कि चलो भाई हम यूनाइट हो जाते हैं, और इससे शासन में भी, प्रशासन जो शासन चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। मगर 3 इनकार करते हैं, नहीं हम अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करेंगे और सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हमें अपना कानून बनाने का अधिकार खुद ही होगा। लेकिन क्या होता है कि लास्टली तीनों को भी मिलना पड़ता है। हैदराबाद जो है उसे पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया जाता है, उसके बाद जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिलाया जाता है, और तीसरी चीज़ काश्मीर को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके राजा हरीश सिंह के द्वारा। तो क्या होता है, ये तो मिल तो जाता है लेकिन बोलता है कि हमारा अपना अलग कानून होगा। बहुत सारी चीज़ें जो जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा देती हैं, तो इस सारी चीज़ें। लेकिन अब से जो हो गया, जो कानून लागू हो गया कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लेह, और दोनों अब केंद्र शासित राज्य हो गया। अब ये केंद्र सरकार के अधीन ही कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जब सारे देशी रियासत मिल गए तो अब क्या किया गया कि धीरे धीरे सबको राज्यों में बांटना, क्योंकि शासन चलाने के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए उनका इंटेंशन नहीं था कि अगर राज्यों में बांट दे दिया जाए, लेकिन सत्ता कहाँ रहेगी, केंद्र में ही रहेगी, ताकि आगे चल के भी कोई भी तरह का विद्रोह उत्पन्न ना हो। अब राज्य बनाने के लिए क्या क्या किया जाने लगा, देखते हैं। सबसे पहले धर आयोग। क्या हुआ ना कि लोग क्या करने लगे, जहाँ के लोग हैं, एक जगह के लोग हैं तो एक तरह की भाषा बोलते हैं, तो उनको कन्वीनियंट होता था, अरे हम एक जैसे भाषा वाले लोग हैं, एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक राज्य के रूप में बढ़ जाते हैं। तो जो बहुत सारे जगहों में क्या किया गया, एक जैसी भाषा, एक जैसे लैंग्वेज को बोलने वाले लोग क्या करने लगे कि एक जैसे लैंग्वेज हम बोलते हैं तो हमें अलग राज्य दिया जाए, और इस तरीके से विरोध की भावना उत्पन्न होने लगी। सब अपने अपने भाषाई आधार पर राज्य की मांग करने लगे कि तेलुगु राज्य के लिए तेलुगु भाषा लोगों के लिए अलग राज्य, तमिल भाषाई लोगों के लिए अलग राज्य। तो इस तरीके से विरोध उत्पन्न होने लगे। तो फिर इन चीज़ों को देखते हुए एक आयोग बनाया गया, धर आयोग की स्थापना हुई। धर आयोग की स्थापना होती है जून 1948 में। इसके अध्यक्ष रहते हैं एस.के. धर कि एस.के. धर इसके अध्यक्ष हो, और बोला गया कि आप अपनी रिपोर्ट सौंपिए। तो इन्होंने रिसर्च किया, मतलब सर्वे किया, और उसके दौरान रिपोर्ट पेश किया, और रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार,
यानी कि केवल राज्य निर्माण का आधार केवल भाषा नहीं हो सकता, केवल लैंग्वेज सेम बोलते हैं इस बेसिस पे तो हम वहाँ पे उसे अलग राज्य नहीं बना सकते। और भी चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ की संस्कृति होनी चाहिए, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसी है, सारी चीज़ों को देखते हुए ही राज्य का निर्माण करना सही होगा। सिर्फ एक आधार की भाषा, एक जैसी भाषा बोलते हैं तो उनको एक राज्य बना दिया जाए, ये सही नहीं है, और भी चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद इसी दौरान लेकिन फिर भाषाई जो लोग भाषा के आधार पर और जोर देने लगे कि भाषा के आधार पर ही राज्य का निर्माण होना चाहिए। हमें भी अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सिंगल हम खुद के बारे में अगर सोचते हैं कि हम देखते हैं कि हमें हमारे तरह की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमें अपनापन फील होता है, और जो दूसरी तरह के लैंग्वेज बोलते हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं, तो थोड़ा लगता है कि नहीं ये अलग है हमसे। तो उनका विचार ये था कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो फिर क्या होने लगा, फिर अब क्या किया, अब कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे आना पड़ा। भारत सरकार ने कांग्रेस पार्टी से क्या किया, जेवीपी समिति बनाई। जेवीपी समिति में कौन कौन थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी, और तीसरे में थे पट्टाभी सीतारामैया। इसकी स्थापना भी 1948 में हुई, और इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट 1949 में सौंपी भारत सरकार को। तो 1949 में सौंपी रिपोर्ट को, और इसमें भी वही चीज़ें कही गई कि राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा आधारित नहीं होनी चाहिए, प्रशासनिक सुविधा देखी जानी चाहिए, वहाँ का प्रशासन व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे शासन किस किस आधार पे कन्वीनियंट होगा, वहाँ के और भी कल्चर और सारी चीज़ें देखनी होगी, वहाँ का स्ट्रक्चर देखना होगा। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ही किसी राज्य का गठन हो सकता है। सेम बातें इन्होंने भी कही। मगर अब क्या हुआ, विद्रोह की भावना जनता में फैलने लगी, यानी कि बस वो मांग करने ही लगे कि भाषा के आधार पे ही होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा दक्षिण में इस चीज़ का देखा गया प्रभाव। सब इसी दौरान क्या होता है, कांग्रेस के ही एक नेता थे रामालू, पोटी श्री रामालू जी। तो इन्होंने क्या कहा कि भाषाई आधार पे हमें राज्य चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ये भूख हड़ताल पे बैठ गए, इन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया, और इनके साथ साथ भी इनके कई सपोर्टर्स थे। तो अनशन करना शुरू कर दिया और भूख हड़ताल पे चले गए। तो लास्टली ये 56 दिन तक भूख हड़ताल पे थे, और 56वें दिन इनकी मौत हो गई। और जैसे ही जब किसी की मौत हो जाती है तो विद्रोह और बढ़ जाता है। तो लोग और डिमांड करने लगे कि अगर उसकी जान गई है जिस वजह से, तो वो जान जाना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और फाइनली क्या किया, इस पॉइंट को, मतलब इस चीज़ को देखते हुए इनकी मृत्यु जब हो जाती है, तो लास्टली भारत सरकार को ये चीज़ मानना पड़ता है कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना पड़ता है। और पहली बार भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश 1953 को। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य जो है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। लेकिन फिर और भी लोग क्या करने लगे, और लोग फिर अपनी अपनी मांग करने लगे। हर क्षेत्र में ये चीज़ डिमांड उठने लगी। जब देखा गया कि अनशन पर जाने से एक की मौत हो जाती है, और इस आधार पर भारत सरकार ने ये बात मान ली और उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण कर लिया, तो बाकी लोग तो और उनको साहस मिल गया कि नहीं भाई, हम तो अब हमें भी चाहिए, हम सेम भाषा वालों को हमें भी अपना राज्य चाहिए, हमें भी अपना राज्य चाहिए। तो और ज़्यादा विद्रोह होने लगे, और ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला भाषाई आधार पर। लेकिन अभी भी भले ही इनकी मौत की वजह से भारत सरकार को उसकी बात माननी पड़ी कि भाषाई आधार पर राज्य बनना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके फिर एक आयोग बिठाया जाता है भारत सरकार द्वारा। एक आयोग की स्थापना होती, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने क्या कहा, इसमें कौन कौन से थे, पहले फजल अली आयोग में मुख्यतः 3 लोग थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पानिकर। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानिकर, इसके जो हेड थे, अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे।
तो इन्होंने भी रिपोर्ट सौंपी, इन्होंने भी वही चीज़ें कही कि प्रशासनिक सुविधा सारी चीज़ों को देखते हुए राज्य का निर्माण हो किया जाएगा, ना कि केवल भाषाई आधार पर। भाषा भी एक आधार होगा, ये नहीं कि भाषा वाले पॉइंट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब भाषा को भी देखा जाएगा कि हाँ ठीक है सेम भाषा बोल रहे हैं, लेकिन और भी चीज़ें देखी जानी चाहिए, और वहाँ की सांस्कृतिक, वहाँ की व्यवस्थाएं, काफ़ी सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर राज्य का निर्माण होगा। तो इन्होंने क्या किया, दिसंबर 1953 में क्या बोला गया फाइनली कि ठीक है अब 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य होंगे, इनके अनुसार 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य। तो इसमें कुछ कुछ संशोधन हुआ और ये बात तो मान ली भारत सरकार ने, उन्होंने कहा ठीक है केंद्र शासित राज्य 3 होंगे और 16 राज्य, लेकिन कुछ कुछ संशोधन हुए और फाइनली जो होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, 7वां संविधान संशोधन 1956। अब इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी उसके आधार पर यही चीज़ थी, लेकिन राज्य और केंद्र शासित राज्यों की संख्या में परिवर्तन किया गया और 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों की स्थापना की बात की गई। अब वो 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्य कौन कौन से थे? 14 राज्य थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। एक बार और रिपीट कर देते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। वहीं अगर केंद्र शासित राज्यों की बात कहें तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मणिपुर, त्रिपुरा। लक्षद्वीप के अंतर्गत वो मिनिकॉय और अमीनी अगाती, ये सारे द्वीप जो समूह थे इसके अंतर्गत आते थे और पहले इसको लक्षद्वीप बोलते थे, अभी तो लक्षद्वीप इसका नाम हो गया। तो इस तरीके से मणिपुर, त्रिपुरा अभी जो है, हिमाचल प्रदेश अभी राज्य के रूप में, तो कैसे कैसे वो केंद्र शासित राज्य से राज्य के रूप में आए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके अलावा हमने देखा कि हमने जब भाग पढ़ा था तो देखा कि इसे निरस्त कर दिया गया, क्योंकि इसके जगह पर धीरे धीरे सारी चीज़ों के सारे राज्यों का वापस से पुनर्गठन हुआ। जैसे बम्बई को बांटा गया गुजरात और महाराष्ट्र में, तो इसी तरीके से सारे राज्यों से नए नए राज्यों का पुनर्गठन होता है और पुनर्गठन के बारे में भी हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। इसी वजह से यही रीज़न है कि इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कल की क्लास में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे और एक बार और फिर से इसे रिवाइज कर देते हैं कि जो राज्य संबंधित जो भी चीज़ें हैं, भारत राज्यों के संघ से संबंधित, भारत राज्य संघ क्षेत्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो भाग 1 में है, जो अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, वहीं दूसरे में कहा गया कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना हो सकती है। अच्छा, नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा? या तो किसी से उपहार में मिला, यानी कि भारत क्षेत्र से बाहर जो है कोई उपहार में दिया वो, या लीज पर, या व्यापार करके, या चौथी चीज आक्रमण करके। 3 में बोला गया कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा और वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन की व्यवस्था। अनुच्छेद 4 बोलता है ये सारी चीजें, राज्यों का निर्माण, नए राज्यों की स्थापना, राज्यों के नाम में परिवर्तन, सारी चीजों का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। उसके बाद देशी रियासतों का एकीकरण, तो जैसा कि हमने कहा कि हमारे जो गूगल बाबा हैं उनके अनुसार 565 जो है 565 होंगे देशी रियासत, यानी कि वैसे रियासत जहाँ पे राजा का शासन था। लेकिन अगर लेटेस्ट एडिशन देखें लक्ष्मीकांत जी का, जो यूपीएससी प्रेफर करता है, यूपीएससी के लिए वो सबसे ज़्यादा जो फेमस बुक है, तो उसके अनुसार 552 देशी रियासत थे, जिसमें 549 जो है मिल चुके थे, और अगर इसमें देखा जाए तो 562। 3 नहीं मिले थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, वही कश्मीर को कश्मीर विलय पत्र के द्वारा। उसके बाद क्या किया जाने लगा, सबने क्या किया कि भाषाई आधार पर अपने राज्य की मांग करने लगे। तो इस वजह से भारत सरकार ने धर आयोग का गठन किया जून 1948 में, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर जी। उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी राज्य के निर्माण का जो आधार है वो भाषाई आधार केवल नहीं होना चाहिए। जेवीपी समिति फिर आती है
जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे इसके सदस्य। और 1948 में ये बनती है और इसने रिपोर्ट सौंपी 1 साल के बाद 1949 में। इसमें कहा गया कि इसमें भी वही चीज़ है कि राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। भाषा केवल एक आधार है, लेकिन और भी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद राज्य की स्थापना होगी। लेकिन क्या हुआ, इस दौरान लोगों का विरोध बढ़ने लगा, विरोध करने लगे, कंट्रोवर्सीज होने लगी और लोग अनशन पे चले गए। तो जो हमने बताया पोटी श्री रामालू जी जो थे, उन्होंने वो भी अनशन पे गए और 56वें दिन भूख हड़ताल से उनकी मौत हो जाती है। तो भारत सरकार को मजबूरन भाषाई आधार पर एक राज्य की स्थापना करनी पड़ती है और वो पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब आता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पानीकर जी। तो इन तीनों की सदस्यता में ये रिपोर्ट पेश की गई कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य होंगे। तो सभी में संशोधन करके लास्ट में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या कहा गया कि 1 नवंबर 1956 में ये डिसाइड किया गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य होंगे। 14 राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और 6 केंद्र शासित में अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इस प्रकार से राज्य उनके क्षेत्र जो है, इनके क्षेत्र के बारे में हमने देखा। और कल हम देखेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कि कैसे कैसे राज्यों की स्थापना होती है। तो आशा करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए चैप्टर इसी के पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।